हेलो फ्रेंड, मैं स्मृति ऐश्वर्या आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मृति में। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में मैं आप लोगों को प्रैक्टिस सेट 28 कराने वाली हूँ। इस प्रैक्टिस सेट 28 की खास बात यह है कि इसमें मैंने वैसे क्वेश्चन आंसर को शामिल किया है जो झारखंड से संबंधित हैं, तो ये उन सारे स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल हो जाएगा जो जेएसएससी, सीजीएल और जेपीएससी की तैयारियों में लगे हैं। साथ ही साथ वैसे प्रतियोगिता परीक्षा जो झारखंड में आयोजित किए जाते हैं और जहाँ झारखंड से संबंधित प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है, तो वैसे प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे स्टूडेंट के लिए भी मेरा आज क्लास हेल्पफुल होने वाला है। अगर आपको इसके पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक शेयर कर दूंगी, आप वहां पर इसके पीडीएफ जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। लेते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है कि तिलका मांझी को फांसी कहाँ दी गई थी। ये आज का पहला प्रश्न है। तिलका मांझी जो कि तिलका विद्रोह के नेतृत्व करता थे, तो उनको 1785 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा गिरफ्तार करके भागलपुर में फांसी दे दी गई थी। कहाँ दी गई थी फांसी? भागलपुर में फांसी दी गई थी और ये फांसी इनको बरगद के पेड़ पर लटका के दी गई थी। थोड़ा सा और डिटेल में आपको तिलका मांझी के द्वारा किए गए विद्रोह के बारे में मैं आपको बता दूं। तिलका विद्रोह जिसका शुरुआत 1783 में हुआ था और 1785 तक ये विद्रोह रहा। इस विद्रोह का नेतृत्व तिलका मांझी के द्वारा किया जा रहा था और उन्होंने इस विद्रोह का प्रसार सखुआ के पत्ते को घुमा करके किया गया था। सखुआ का पत्ता मतलब साल का पत्ता, और साल वृक्ष जो है वो झारखंड का राजकीय वृक्ष है। तो साल वृक्ष के पत्ते को घुमा करके विद्रोह का प्रचार प्रसार कर रहे थे और इसी विद्रोह के क्रम में इन्होंने ऑगस्टिन क्लीवलैंड की हत्या कर दी थी। और जो तिलका मांझी थे ये छापामार युद्ध किया करते थे और छापामार युद्ध के लिए इन्होंने सुल्तानगंज की पहाड़ियों से ये विद्रोह का नेतृत्व किया था छापामार युद्ध के द्वारा। और फिर जब इन्होंने ऑगस्टिन क्लीवलैंड की हत्या की तो इसके लिए अंग्रेज़ों ने इनको गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करने के बाद इनको भागलपुर में बरगद के पेड़ पर 1785 ईस्वी में इनको फांसी दे दी गई। तो उसके बाद ये विद्रोह जो था वो शांत हो गया। और इस विद्रोह का प्रमुख उद्देश्य ये था कि अंग्रेज़ों के द्वारा जो जनजाति जो थे, आदिवासी थे, उनकी परंपराओं से छेड़छाड़ किया जा रहा था, उनकी स्वतंत्रता का हनन किया जा रहा था, तो उसको ख़त्म करना था और अपने पहचान को बनाना था, अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखना था आदिवासियों को। इस कारण से ये विद्रोह हुआ था तिलका मांझी के नेतृत्व में। अपने स्वायत्त की रक्षा करने के लिए ये विद्रोह हुआ था। तो अब हम लोग लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक अवस्था में अनेक अशुद्धियाँ कोयले में होती हैं। कोयला धोवन गृह के द्वारा कोयले से सेल, फायर क्ले आदि अशुद्धियों को दूर किया जाता है। इस तरह झारखंड में कारगिली कोल वाशरी किस जिले में स्थित है? देखिए, आप लोग सभी को पता है कि झारखंड में कोयला जो है प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और जब कोयला पाया जाता है तो उसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं। फायर क्ले के माध्यम से शेल इसमें होते हैं और इनको साफ़ किया जाता है। साफ़ करने के लिए कोल वाशरी होती है और बहुत सारी कोल वाशरी है झारखंड में जो कोयला धोवन के कार्य में लगी हुई है। इसी में एक कोल वाशरी है कारगली कोल वाशरी। ये कहाँ पर स्थित है, इस प्रश्न में ये पूछा जा रहा है। तो कारगली कोल वाशरी जो है वो बोकारो में है। बोकारो जिले में कारगली कोल वाशरी है। कोयला जो है वो गोंडवाना क्रम की चट्टानों से निकाला जाता है और कोयला उत्पादन और भंडारण में झारखंड जो है अपना प्रमुख स्थान रखता है पूरे भारत में। और कोल वाशरी भी बहुत सारी संख्या में है झारखंड में। और कारगली कोल वाशरी जो है वो कहाँ पर है, तो ये है बोकारो में। झारखंड में बहुत सारे कोल वाशरी हैं। अगला प्रश्न है कि सही सुमेलित कीजिए। यहाँ पर सही सुमेलित करना है। ऑप्शन नंबर 1 में है कि झारखंड क्रय नीति 2014। ऑप्शन नंबर 2 में है झारखंड पर्यटन नीति 2015। ऑप्शन नंबर 3 में है कि झारखंड मध्य नीति 2016। तो ये आपको बताना है कि इसमें सही सुमेलित कौन सा है तीनों में। तो ये तीनों ही सही सुमेलित हैं। झारखंड क्रय नीति 2014 सही है, झारखंड पर्यटन नीति 2015 ये भी सही है और झारखंड मध्य नीति 2016 ये भी सही है। तो ये तीनों ही सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1, 2, 3, यानी कि इनमें से सभी ये सारे सही हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले को झारखंड का जैसलमेर कहा जाता है? तो झारखंड का वो कौन सा जिला है जिसको झारखंड का जैसलमेर कहा जाता है और जहाँ पर 6 मुहाना इटको पहाड़, केचकी संगम स्थल ये सभी मौजूद हैं?
तो झारखंड के पलामू जिले को झारखंड का जैसलमेर कहा जाता है। थोड़ा सा हम लोग पलामू जिले के बारे में भी डिटेल में जान लें। पलामू जिला जो है, इसकी स्थापना जो हुई थी ये 1892 ईस्वी में हुई थी, यानी कि 1892 में पलामू की स्थापना की गई थी। और पलामू में बहुत सारे ऐसे मेले लगते हैं जहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो वो मैं आपको बता दूं। पलामू में मेले लगते हैं हैदरनगर का भूत मेला, दुबिया खांड का मेला, जोड़ का शिवरात्रि मेला ये भी पलामू में लगता है, और भैंसा खूर का शिवरात्रि मेला पलामू में लगता है, और गांधीपुर का शिवरात्रि मेला भी पलामू में लगता है। और यहाँ के जो प्रमुख उद्योग हैं वो हैं जपला का सीमेंट फैक्ट्री, ये पलामू में है, बीड़ी उद्योग, तसर उद्योग, लाख उद्योग, आदित्य बिरला केमिकल इंडिया लिमिटेड रेहला जो कि पलामू में है, और अन्य लघु और कुटीर उद्योग भी बहुत सारे हैं जो पलामू में स्थित हैं। कुछ प्रमुख पर्यटक धार्मिक स्थल भी हैं, जैसे कि चेगवना धाम पलामू में है, पांकी का पहाड़ी मंदिर ये भी पलामू में है। और पलामू की अवस्थिति की अगर बात की जाए तो पलामू झारखंड के, जैसे झारखंड का जो माफ़ कीजिएगा, यहाँ मैं मैप सही से नहीं बना पा रही हूँ। देखिए झारखंड का उत्तर पश्चिम का जो क्षेत्र है यहाँ पलामू स्थित है, यानी कि झारखंड उत्तर पश्चिम में है पलामू, झारखंड के उत्तर पश्चिम में पलामू है। अगला प्रश्न है कि अपने आप को उच्च हिंदू मानने वाले जनजाति में कौन सी है? तो वो कौन सी जनजाति है जो अपने आप को उच्च हिंदू जनजाति मानती है? तो ये ऑप्शन नंबर 1 है बेदिया, ऑप्शन नंबर 2 है भूमिज, ऑप्शन नंबर 3 है खरवार, ऑप्शन नंबर 4 है चेरो। तो इसमें से आपको बताना है वो कौन सी जनजाति है जो अपने आप को उच्च हिंदू मानती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बेदिया, खरवार और चेरो, ये तीनों जनजाति जो है अपने आप को उच्च हिंदू मानती है। थोड़ा सा मैं आपको इसकी डिटेल को भी बताते चलूँ। सबसे पहले हम लोग बेदिया के बारे में जानते हैं। बेदिया जो है वो प्रजातीय दृष्टि से प्रोटोओसिलाइड समूह में इनको रखा जाता है, और ये स्वयं को वेदवनिस और वेदवाणी के नाम से मतलब पुकारते या संबोधित करते, उनको अच्छा लगता है ये वेदवनिस और वेदवाणी कहलाना। और सूर्याही पूजा का इनमें विशेष महत्व है, और इनके जो प्रमुख देवता हैं वो हैं सूर्य देवता, और इनका जो प्रमुख धार्मिक स्थल है वो है सरना। और इनमें सामाजिक समस्याओं का निर्णय देने वाले या फिर उनका समाधान करने के लिए जो सर्वोच्च व्यक्ति होते हैं वो प्रधान कहलाते हैं। और इनमें जो मतलब इनका जो ये प्रोटोओसिलाइड से संबंधित रखते हैं बेदिया जनजाति जो है वो। खेरवार जनजाति के बारे में अब हम लोग थोड़ा सा डिटेल जान लें। खेरवार जनजाति एक लड़ाकू वीर और लड़ाकू जनजाति है, और अधिकांश विद्वान इनको द्रविड़ मूल के मानते हैं, और इनका जो मूल स्थान है वो खेरी झार है, और ये खेरवारी भाषा बोलते हैं, और इनकी सर्वाधिक संख्या जो है वो पलामू में पाई जाती है। रिजले ने रोहतास को खेरवार जनजाति का मूल स्थान बताया है, और खेरवार जनजाति अपने आप को 18 हजारी कहते हैं। यहाँ से भी कई बार प्रश्न पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं कि वो कौन सी जनजाति है जो स्वयं को 18 हजारी कहते हैं। तो ये खेरवार जनजाति जो है वो स्वयं को 18 हजारी कहते हैं, और इनमें ये खुद को सूर्यवंशी भी मानते हैं, और इनका संबंध ऑस्ट्रिक परिवार से है। और इनमें विवाह का सर्वाधिक प्रचलित रूप जो है वो है आयोजित विवाह, और इनके जो प्रमुख देवता हैं वो हैं सिंह बोंगा, और इनके धार्मिक पुरोहित जो हैं वो हैं बैगा। और खेरवार जनजाति में 4 गांवों के पंचायत को चट्टी कहते हैं, और 5 गांवों के पंचायत को ये लोग पचौरा कहते हैं, और 7 गांवों के पंचायत को ये लोग सतौरा कहते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है, यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा चेरो जनजाति के बारे में जानें। चेरो जनजाति का भी जो संकेंद्रण जो है वो है पलामू का प्रमंडल। पलामू प्रमंडल में चेरो जनजाति जो है ये ज़्यादा संख्या में पाई जाती है, और ये अपने आप को च्यवन ऋषि का वंशज मानते हैं, और ये लोग अपने गांव को डीह कहते हैं। और चेरो जनजाति जो है ये प्रोटोओसिलाइड समूह की जनजाति है। इनमें विवाह के 3 प्रचलन है, 3 तरीके से विवाह होते हैं। एक तो टडोला, धराऊं और चढ़ाऊं, ये विवाह काफ़ी प्रचलित है चेरो जनजाति में। और इनमें जो विवाह होता है ना वो बिल्कुल हिंदू रीति रिवाज की तरह होता है।
हिंदू धर्म में जिस तरीके से विवाह होता है वैसे ही चेरो जनजाति में भी विवाह होता है। चेरो जनजाति की पंचायत को भैयारी कहते हैं, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। और चेरो जनजाति के जो लोग हैं वो सदानी भाषा बोलते हैं। तो आपने जाना कुछ डिटेल कुछ जनजातियों के बारे में। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस क्षेत्र से चुआड़ विद्रोह का संबंध था। चुआड़ विद्रोह का संबंध किस क्षेत्र से था? तो इसका आंसर हो जाएगा सिंहभूम से। झारखंड के सिंहभूम से चुआड़ विद्रोह का संबंध था। चुआड़ विद्रोह जो कि 1769 से लेकर के 1805 के बीच में कई चरणों में ये विद्रोह हुआ था। जंगल महाल के भूमिजों को चुआड़ कहा जाता है। अगला प्रश्न जो है वो है कि टुंडी आंदोलन और धनकटनी आंदोलन, इससे संबंधित। देखिए, टुंडी आंदोलन और धनकटनी आंदोलन जो कि इसका जो मुख्य केंद्र है धनबाद जिले के टुंडी प्रखंड और पोखरिया आश्रम। तो इस आंदोलन का नेतृत्व किसके नेतृत्व में ये आंदोलन चलाया गया था, ये आपको बताना है। टुंडी आंदोलन और धनकटनी आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया था? और इस आंदोलन के तहत उस खेत की फसल को जबरन काट करके रखा जाता था जो कि आदिवासियों का था, लेकिन महाजनों ने उसे अपने कब्जे में कर रखा था। इस आंदोलन में क्या हो रहा था, देखिए थोड़ा सा इसको डिटेल में आप जान लीजिए। पहले मैं ये इसका आंसर ही आपको बता देती हूँ कि टुंडी आंदोलन और धनकटनी आंदोलन का नेतृत्व किए थे शिबू सोरेन ने। अब थोड़ा सा इसके डिटेल को जान लीजिए। इस आंदोलन में होता क्या था कि जो खेत महाजन के कब्जे में था, महाजन के कब्जे में जो खेत होता था, तो उसके फसल को जबरन इस आंदोलन के द्वारा काट के रख लिया जाता था। क्योंकि इस मतलब जो महाजन थे वो मनमाना कर रहे थे। उनके मनमाना को ख़त्म करने के लिए इस आंदोलन के तहत उस खेत के फसल को जबरन काट करके रख लिया जाता था। और इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? इसका नेतृत्व शिबू सोरेन कर रहे थे। अगला प्रश्न है कि सकरी नदी, मतलब विचार करना है इसमें से कौन सा ऑड वन है। सकरी नदी मार्ग बदलने के लिए विख्यात है। दूसरा है कि चानन 4 जलधाराओं के मेल से विकसित होने में इसका नाम चानन पड़ा है। तीसरा है दामोदर झारखंड का सबसे लंबी नदी है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए है, ये सही है कि सकरी जो है वो नदी मार्ग बदलने के लिए विख्यात है और दामोदर झारखंड की सबसे लंबी नदी है। ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 और 3। अगला प्रश्न है कि गलत मेल बताना है आपको। किसमें से कौन सा मेल जो है वो गलत सुमेलित है। पहला है पलामू अभ्यारण्य 1976, दूसरा है पारसनाथ अभ्यारण्य 1981, तीसरा है कोडरमा अभ्यारण्य 1985 और चौथा है उधवा पक्षी विहार जो है जो साहिबगंज में, ये 1990। इस स्थापना वर्ष यहाँ दिया हुआ है। तो पलामू अभ्यारण्य का स्थापना वर्ष 1976 में है जो कि लातेहार में है। पारसनाथ अभ्यारण्य जिसकी स्थापना 1981 में हुई जो कि गिरिडीह में है, ये भी सही है। और कोडरमा अभ्यारण्य जो कोडरमा में है और जिसकी स्थापना 1985 ईस्वी में हुई, ये भी सही है। उधवा पक्षी विहार जो कि साहिबगंज में है और इसकी स्थापना वर्ष 1991 है, तो ये गलत है। ये ऑप्शन नंबर जो डी है 1990, ये गलत है क्योंकि इसका आंसर 1991 होगा। बाकी के सब सही है। पलामू अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो लातेहार में है। 1976 में इसकी स्थापना वर्ष है, ये सही है। पारसनाथ अभ्यारण्य जो कि गिरिडीह में है और इसकी स्थापना वर्ष 1981, ये भी सही है। कोडरमा जो कि कोडरमा में है, कोडरमा अभ्यारण्य 1985 में इसका स्थापना वर्ष, ये भी सही है। और उधवा पक्षी विहार 1991 होगा जो कि साहिबगंज में है। अगला प्रश्न है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी परियोजना की शुरुआत 1982 में हुई और यह झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। यह वर्ल्ड बैंक की आर्थिक सहायता से चलाई जा रही है। तो ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना। स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना जिसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1982-83 में हुई थी। और स्वर्ण रेखा और उसकी सहायक नदियों पर चलाया जा रहा है ये परियोजना है और जिसके अंतर्गत झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की ये संयुक्त परियोजना है। तो झारखंड का जो दक्षिण का जो क्षेत्र है,
जहाँ पर ये परियोजना चलाई जा रही है। स्वर्णरेखा नदी जो है वो दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है और झारखंड की एकमात्र ऐसी नदी है स्वर्णरेखा नदी जो स्वतंत्र रूप से जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और झारखंड का जो दक्षिण और पूर्व का जो क्षेत्र है वो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से अपनी सीमा को साझा करता है। तो इस परियोजना का जो लाभ है स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना का, ये लाभ किसको किसको मिल रहा है? तो ये झारखंड को भी मिल रहा है, उड़ीसा को भी मिलेगा और पश्चिम बंगाल को भी मिलेगा। तो ये इन तीनों की संयुक्त परियोजना है और स्वर्णरेखा नदी के जितनी भी सहायक नदियाँ उन सभी को मिलाकर के ये परियोजना जो है वो चलाई जा रही है। अगला प्रश्न है कि झारखंड एकमात्र उत्पादक है किसका? इसमें ऑप्शन दिया हुआ, ऑप्शन नंबर ए है कोकिंग कोल, यूरेनियम, पाइराइट, इनमें से सभी। तो झारखंड जो है वो कोकिंग कोल का, माफ कीजिएगा, इनमें से सभी, इन सभी के एकमात्र उत्पादक है झारखंड, कोकिंग कोल का भी, यूरेनियम का भी, पाइराइट का भी। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी, इन सभी का एकमात्र उत्पादक है झारखंड। अगला प्रश्न है कि झारखंड, ये यहाँ पर जिला दिया हुआ है, राज्य होगा। झारखंड को कुल कितने राज्य स्पर्श करते हैं? तो झारखंड को कुल 5 राज्य स्पर्श करते हैं। उत्तर में बिहार, दक्षिण में उड़ीसा, पूरब में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में छत्तीसगढ़ और उत्तर और पश्चिम में उत्तर प्रदेश। तो ये 5 राज्य ऐसे हैं जो झारखंड से सीमा साझा करते हैं। तो यहाँ जिला के जगह पे क्या हो जाएगा? यहाँ पर राज्य होगा। टाइपिंग मिस्टेक है ये, जिसको आप सही कर लेंगे। तो झारखंड को कुल कितने राज्य स्पर्श करते हैं? तो 5 राज्य स्पर्श करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर सही होगा। 5 राज्य में अगर आपसे पूछ दिया जाए कौन कौन सा है, तो यह है बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल पूरब में, उड़ीसा दक्षिण में, बिहार उत्तर में और पश्चिम में छत्तीसगढ़ और फिर उत्तर पश्चिम में उत्तर प्रदेश। 5 राज्य से सीमा साझा करता है झारखंड। अगला प्रश्न है कि यह युवाओं का जतरा नृत्य है। सारा डिटेल यही लिखा हुआ है। यह युवाओं का जतरा नृत्य है। माघ के महीने में प्रत्येक गांव के लोग जतरा आते हैं और महिला पुरुष सामूहिक रूप से नृत्य करते हैं। इस नृत्य में वृत्ताकार में दौड़ते हैं, वृत्ताकार में ये लोग दौड़ते हैं। और इस नृत्य की पहचान करें, ये कौन सा नृत्य है जो युवाओं का जतरा नृत्य के नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा हरियो। हरियो जो नृत्य है उसको युवाओं का जतरा नृत्य कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि बेंटोनाइट के झारखंड के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो बेंटोनाइट में झारखंड का साहिबगंज जिला जो है वो प्रसिद्ध है। कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा साहिबगंज। साहिबगंज जिला जो है वो बेंटोनाइट के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार कॉपर में झारखंड कुल कितना प्रतिशत भारत में शेयर करता है? तो झारखंड के आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार कॉपर में झारखंड कुल 18.5% भारत में ये शेयर करता है। कितना योगदान है तांबा के उत्पादन में भारत में झारखंड का? तो 18.5%। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण संस्थान रांची में स्थित नहीं है? तो यह बताना है आपको क्योंकि उसमें से कौन सा शिक्षण संस्थान जो है वो रांची में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए है केंद्रीय विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर बी है भारतीय प्रबंधन संस्थान जो कि है रांची में, केंद्रीय विश्वविद्यालय भी रांची में है। ऑप्शन नंबर सी है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी BIT, ये भी रांची में है, माफ़ कीजिए रांची में है। और ऑप्शन नंबर डी जो है भारतीय खनिज संस्थान, ये रांची में नहीं है। बाकी के जो 3 है वो रांची में ही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी बॉक्सर नहीं है? तो मिसाल बेंजामिन लकड़ा ये बॉक्सर हैं, लक्ष्मी पाड़िया ये भी बॉक्सर हैं, दिवाकर प्रसाद ये भी बॉक्सर हैं। अगर बॉक्सर नहीं है तो वो कौन है? तो ये हैं सिल्वानुस डुंगडुंग, ये बॉक्सर नहीं है। अगला प्रश्न है पूर्णिमा महतो के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर ए है पूर्णिमा महतो ने 1994 ईस्वी में पुणे के नेशनल गेम में आर्चरी में यानी तीरंदाजी में 6 गोल्ड मेडल जीत करके भारत को गौरवान्वित किया था। पूर्णिमा महतो का चयन इंडियन आर्चरी टीम 1992 में हुआ था
और सन 1997 ईस्वी में नेशनल चैम्पियनशिप इन्होंने जीता था। तो इनमें से जो जितने भी कथन दिए गए हैं A, B, C ये सारे सही हैं, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी। इनमें से सभी पूर्णिमा महतो से संबंधित ये सारे कथन जो हैं ये सही हैं। तो आज की क्लास में आपने जाना कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को जो झारखंड से संबंधित था। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।